तो पैरामोशियम का अगर आपने डायग्राम देखा, ठीक है, तो आपको मालूम है जैसे अपने पैरों के अंदर हम मोजड़ी पहनते हैं ना, उस मोजड़ी के शेप को जैसा वो पैरामोशियम का शेप होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा शेप होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से इंटर करता है फूड, यहाँ से फूड इंटर करता है। तो यहाँ पे जो गलेट है, गलेट उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गलेट। यही हमारा साइटोफैर्निक्स है, ठीक है। तो साइटोफैर्निक्स इज नथिंग बट गलेट, जहाँ से फूड अंदर एंटर करेगा। तो वहाँ पे भी सीलिया होती है जो फूड को अंदर लेने के लिए मदद करती है। तो जो पैरामोशियम है उसमें जो सीलिया आपको देखने को मिलेगा, उस सीलिया के दो फंक्शंस हैं। सीलिया जो आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पे, उसके दो फंक्शंस हैं। एक तो वो इंजेस्ट कर रहा है, इंजेस्ट फूड, ठीक है, वो फूड को इंजेस्ट कर रहा है। और दूसरा उसका जो मूवमेंट है, उसका मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे उसको अगर जाना है तो वहाँ पे भी वो सीलिया का यूज़ कर रहा है। क्योंकि आपने अगर डायग्राम देखा तो डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे डायग्राम जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उसके अराउंड ऐसे सीलिया होता है, ऐसा पैरामोशियम जो है उसके बॉडी के ऊपर ऐसा सीलिया होता है। अब ये जो सीलिया मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये सीलिया उसको मूव करने के लिए यूज़ करेगा। और यहाँ पे जो सीलिया होगा, ये वाला सीलिया उसको बॉडी के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल जो उसको अंदर लेके आना है, फूड को बॉडी के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए ये वाला सीलिया काम करेगा। और ये वाले जो सीलिया मैं यहाँ पे निकाल के दिखाया मैंने आपको, ये वाले, ये आपको उस पैरामोशियम को कहाँ पे हेल्प करेंगे, दे दे विल हेल्प इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ओके, तो पैरामोशियम का यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें सीलिया आपको देखने को मिलता है और वो हेल्प करता है, हेल्प्स इन मोमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफैर्निक्स, एंड लोकोमोशन में भी वो उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबका क्लियर होना चाहिए कि जो लोकोमोटरी फंक्शन करने वाले जो भी आपको वहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स दिखते हैं बॉडी के ऊपर, वो सारी चीज़ें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। तो ये आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सिर्फ लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है ऐसा नहीं है, ठीक है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ लोकोमोशन के लिए यूज़ होते हैं ऐसा नहीं है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है लोकोमोशन के साथ साथ दूसरा भी कोई फंक्शन कर सकते हैं, और उसका एग्जाम्पल हमने लिया पैरामोशियम का। पैरामोशियम में हमने देखा कि उसके अंदर जो सीलिया है, ये जो सीलिया था वो फूड को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करने के लिए भी यूज़ हुआ, और उसके साथ साथ लोकोमोशन के लिए भी यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये सीलिया, या फिर हम बोलते हैं फ्लैजेला, ठीक है, या फिर हाइड्रा के अंदर हमने देखा टेंटिकल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इसे हम बोलेंगे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन का ही काम करते हैं ऐसा नहीं है। सिर्फ लोकोमोशन का काम करेंगे क्या, नहीं, वो दूसरा भी कोई फंक्शन कर सकते हैं, जैसे फूड को इंजेस्ट करवाना, बॉडी के अंदर लेके आना, ठीक है। तो हर टाइप की मूवमेंट वो करेंगे, हर बार लोकोमोशन ही करेंगे ऐसा नहीं है। आगे, अब यहाँ पे हाइड्रा के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था, लेकिन फिर से यहाँ पे देखते हैं। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटाकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर मैं हाइड्रा की बात करूँ तो उसके पास क्या है, उसके पास है टेंटिकल्स। तो टेंटाकल्स जो है, टेंटाकल्स, तो आपने अगर हाइड्रा का डायग्राम देखा होगा तो बचपन में हमने बहुत बार इसको निकाला है, ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये जो देखता है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, टेंटैकल्स। तो ये जो टेंटैकल है वो सिर्फ लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है क्या,
ये टेंटैकल जो है ये इसका क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है हाइड्रा का, जो लोकोमोशन करने के लिए हेल्प होगा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो लोकोमोशन को हेल्प करेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन को ही हेल्प करेगा क्या? नहीं, वो उसके फूड जो है, उसका जो शिकार है, ठीक है, उसकी शिकार जो भी होगी उसको पकड़ने के लिए भी काम करेगा, क्योंकि इसके जो टेंटैकल्स होते हैं उसके अंदर होता है कुछ पॉइजन, और उस पॉइजन का यूज़ करके वो क्या करता है, कैप्चर करता है इट्स प्रे। ठीक है, उसके प्रे को वो कैप्चर कर सकता है। ठीक है, तो टेंटैकल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन के लिए यूज नहीं होता, उसके साथ साथ वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी उसी टेंटैकल्स का यूज करती है हाइड्रा। तो यहां पे हमने दो एग्जांपल देखे। इसमें हमने क्या देखा कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो पैरामोशियम के अंदर हमने जो देखा वो क्या था, सीलिया था। वो भी दो काम कर रही थी, लोकोमोशन तो करेगा ही, उसके साथ साथ उसने फूड इंजेक्शन का भी काम किया, है ना। बाहर से जो भी फूड आ रहा है वो अपने बॉडी के अंदर वो क्या कर रहा है, ठूस रहा है बाय यूजिंग सीलिया। उसके बाद हमने देखा हाइड्रा जो है उसके अंदर जो अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या होता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर टेंटैकल, और उसके भी दो वहां पे यूज हमने देखे। पहला तो लोकोमोशन है ही, क्योंकि वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है तो उसका लोकोमोशन का पहला फंक्शन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका दूसरा फंक्शन क्या होगा, इट हेल्प्स टू कैप्चर इट्स प्रे। उसकी शिकार को पकड़ने के लिए भी वो टेंटैकल को यूज करती है। ओके, तो यहां पे दोनों चीजें यहां पे क्लियर हो गई। आगे अगर हम बात करें अपनी, ठीक है, वी यूज लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर्स एंड लोकोमोशन एज वेल। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा भी वैसा ही है ना। देखो, मुझे अगर यहां से उठ के कहीं जाना है तो मुझे लोकोमोशन करना है, ठीक है, तो मैं अपने पैरों का यूज करूंगा लोकोमोशन करने के लिए। ठीक है, अगर मुझे खड़े होकर फुटबॉल के ऊपर लात मारनी है, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को इमेजिन करो, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है, या फिर मुझे यहाँ पे ही खड़ा रहना है, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा रहूँगा और यहाँ पे जो फुटबॉल है उसमें मैं यहाँ पे पोजीशन चेंज ना करते हुए इसको एक किक मारूंगा। तो दोनों केसेस में हम क्या करने वाले हैं, पैरों का यूज़ करने वाले हैं। वी विल यूज़ आवर लिम्स, लोअर लिम्स। तो आप मुझे एक चीज़ बोलो कि जब मैं किसी फुटबॉल को एक ही जगह से किक मार रहा हूँ तब भी मैं क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट। और जब मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाता हूँ चल के तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ। लेकिन दोनों मूवमेंट है, लेकिन एक में फ़र्क है, एक में मेरी पोजीशन चेंज होगी, एक जगह से दूसरी जगह गया तो मेरा लोकेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं जब फुटबॉल को किक मारता हूँ तो मूवमेंट हुई लेकिन लोकेशन चेंज नहीं हुआ। तो आप मुझे बताओ कि दोनों केसेस में मूवमेंट हुआ, लेकिन फ़र्क क्या है कि एक में पोजीशन चेंज हुआ, एक में नहीं हुआ। जिसमें पोजीशन चेंज हुआ उसको मैं बोलूँगा लोकोमोशन, और जहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हुआ वहाँ पे मैं बोलूँगा कि वो सिर्फ मोमेंट है। अब कभी कभी हम लेक्चर्स के अंदर बैठते हैं और टीचर हमें पढ़ाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत ये आता है, कंटाला आता है, तो हम क्या करते हैं, अपना पोस्चर थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना, अपने पीठ को सीधा करते हैं या फिर पैर को थोड़ा सा मोड़ते हैं। तो वी टेन टू बी रिलैक्स्ड, ठीक है। तो हमें हमारे बॉडी को क्या करना है, रिलैक्स करना है, तो हम अपने पोस्चर को चेंज करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि पैरामोशियम अपने सीलिया का यूज़ लोकोमोशन के लिए भी करता है, फूड को अंदर लेने के लिए भी करता है। हाइड्रा का देखा तो टेंटैकल जो है वो वहाँ पे लोकोमोशन के लिए भी करता है और अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी करता है। वैसे ही हम अपने पैरों का, हाथों का, अपने पीठ का, अपने जितने भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं उनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, लोकोमोशन के लिए भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर अपने पोस्चर को चेंज करने के लिए। कभी हम क्या करेंगे, पीठ सीधा करेंगे, कभी पीठ को मुड़ेंगे, तो हम पोस्चर चेंज करते रहते हैं, कभी उठ के खड़े होंगे, कभी बैठेंगे। तो हमारा बॉडी पोस्चर जो होता है वो बॉडी पोस्चर चेंज करने के लिए भी हम अपने लिम्स को यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोकोमोशन के लिए भी वही करते हैं।
ठीक है, लिम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह ही हम भी बिहेव कर रहे हैं। हम भी क्या करते हैं, अपने लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जैसे हमारे लिम्स हैं उनका यूज़, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो लिम्स जो है हमारे, उसके यूज़ हम लोकोमोशन के लिए भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए। बराबर है, बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए भी हम करते हैं। ओके, तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बाजू में लिख के दे रहा हूँ वो आपको समझनी है और आपको भी अपने बुक के अंदर लिखना है। जैसे मैंने आपको पैरामेशियम का लिख के दिया, हाइड्रा का लिख के दिया, हमने डेफिनेशन देखा लोकोमोशन का डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मतलब कौन से स्ट्रक्चर्स, ठीक है, द बॉडी स्ट्रक्चर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन आर कॉल्ड एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन आर कॉल्ड एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन ही करेंगे ऐसा नहीं है, वो लोकोमोशन के साथ साथ बाकी की भी मूवमेंट्स कर सकते हैं, और उसके लिए हमने हाइड्रा का, पैरामोशियम का और हमारा खुद का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हमें एक सेंटेंस मिलता है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपको समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया कि समझो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, ये इंसान यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट हुई, यस मूवमेंट हुआ, इसका लोकोमोशन हुआ, यस लोकोमोशन भी हुआ। अब यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और इसने अपना हाथ ऊपर किया और फिर अपना हाथ नीचे किया, तो मूवमेंट हुई क्या, यस मूवमेंट इज देयर, मूवमेंट हुआ। लोकोमोशन हुआ क्या, उसने अपनी पोजीशन चेंज किया क्या, नहीं। इसका मतलब हर मोमेंट लोकोमोशन नहीं होता, लेकिन हर लोकोमोशन मोमेंट होता है। समझ में आ रहा है आपको? हर मोमेंट को मैं लोकोमोशन नहीं समझता, लेकिन हर लोकोमोशन मोमेंट होती है। तो यही ट्रिकी यहाँ पे एक सेंटेंस बनता है, ये सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए। हर लोकोमोशन मोमेंट नहीं होती, ठीक है, हर लोकोमोशन मोमेंट नहीं होती। अगर ऐसा आपको किसी ने बोला तो आपको क्या बोलना है कि यार तू मुझे फंसा रहा है, ठीक है। लोकोमोशन जो है वो हमारा हर मोमेंट लोकोमोशन नहीं होती, लेकिन हर लोकोमोशन मोमेंट होता है। तो अगर मैं एल और एम से इसको दिखाऊं तो एल और एम में क्या फ़र्क है, अगर मैं इसको अपने मैथमेटिक्स का यूज़ करके दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि एवरी लोकोमोशन इज़ अ मोमेंट बट एवरी मोमेंट इज़ नॉट अ लोकोमोशन। तो इसका मतलब क्या है कि ये है हमारी मोमेंट का सेट और ये इसके अंदर लोकोमोशन। तो इसका मतलब क्या है कि लोकोमोशन पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, मोमेंट के अंदर। मतलब लोकोमोशन हुआ मतलब वो मोमेंट होगी, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कुछ मोमेंट्स जो बाहर है, इस सर्कल के बाहर, एल वाले सर्कल के बाहर वाले जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये सारे मोमेंट्स जो है वो सिर्फ मोमेंट है, वो लोकोमोशन नहीं है। ठीक है, जैसे हमने मैथ्स में करते थे ना, आपको याद होगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल, है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। सही बात है ना, सारे नेचुरल नंबर रियल होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर नेचुरल नहीं होते। वैसे ही यहाँ पे हैं, सारे मोमेंट्स जो है वो लोकोमोशन नहीं होंगी, सारे लोकोमोशन मोमेंट्स होते हैं, लेकिन सारे मोमेंट्स लोकोमोशन नहीं होते। ओके, आगे मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल vary with their habitats and the demand of the situation. However, locomotion is generally for search of food, shelter, mate, suitable breeding grounds, favorable climatic conditions, or to escape from enemies or predators. Why there is need of locomotion? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। एनिमल्स या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है,
जो भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम पकड़ते हैं, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, उसको लोकोमोशन की ज़रूरत क्या है? वाई देर इज नीड ऑफ लोकोमोशन? वाई? बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म लोकोमोशन बिकॉज they have to search for their food, they have to search for their safety, their mate, suitable breeding grounds and favorable climatic conditions. क्योंकि उनको अगर जिंदा रहना है तो उनको चाहिए फूड, उनको चाहिए शेल्टर, उनको रिप्रोडक्शन करना है तो उनको चाहिए मेट, उनको सिर्फ मेट होगा तो भी नहीं चलेगा, उनकी रिप्रोडक्शन होने के लिए जो सुटेबल ब्रीडिंग जो कंडीशन है वो सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स चाहिए उनको, ग्राउंड्स, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, उसके बाद फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, और कभी कभी अपने एनिमी से भागने के लिए भी उनको, एस्केप करने के लिए भी उनको क्या करना पड़ता है? लोकोमोशन. आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल के ऊपर, है ना, शेर पीछे और वो जो डियर होता है वो आगे भागता हुआ. क्यों? क्योंकि उसका जो प्रीडेटर है वो उसके पीछे भाग रहा है, तो उसको लोकोमोशन करना ही पड़ेगा. ओके, तो अब यहाँ पे हमने और एक चीज देखी, यहाँ पे हमने जो भी अंडरलाइन किया है वो क्या है? वाई देयर इज नीड ऑफ लोकोमोशन. लोकोमोशन क्यों होता है, क्यों करते हैं एनिमल्स? तो फूड, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, और फॉर एस्केपिंग फ्रॉम एनिमीज और प्रीडेटर, ये सारे उसके रीजंस है. अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ मोमेंट्स. टाइप्स ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट्स कितने टाइप की होती है? अगर हम सेल की बात करें तो सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मोमेंट्स. अगर हम अपने ह्यूमन सेल्स की बात करें, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसको हम ह्यूमन सेल्स बोलेंगे. तो ह्यूमन सेल्स की अगर मैं मोमेंट की बात करता हूं तो उसके मोमेंट्स के 3 टाइप हैं. ठीक है, पहली मोमेंट जो है वो है अमीबॉइड, है ना, अमीबॉइड मोमेंट. दूसरी जो मोमेंट है वो है सिलियरी, और तीसरी है मस्क्यूलर. ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट जो है उसमें अमीबा की तरह हमारे बॉडी के अंदर जो सेल बनते हैं उसकी तरह बिहेव करने वाले अमीबॉइड. तो अमीबॉइड मूवमेंट, जैसे अमीबा मूव करेगा वैसे ही मूवमेंट होगी उनके अंदर, उन सेल के अंदर. सिलियरी मूवमेंट मतलब जहाँ पे जिन सेल्स के ऊपर सीलिया होगा, है ना, जिन सेल्स के ऊपर सीलिया होगा वो वहाँ पे सिलियरी मूवमेंट देखने को मिलेंगी. और जिस मूवमेंट में मसल्स इन्वॉल्व होंगे उसको हम मस्क्यूलर मूवमेंट बोलेंगे. जैसे हमारी हार्ट की जो मूवमेंट हो रही है ना, हार्ट जो हमारा पंप करता है वो मस्क्यूलर मूवमेंट है. ठीक है, मस्क्यूलर मूवमेंट. तो ह्यूमन सेल्स के अंदर 3 टाइप के मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. कौन कौन से 3 मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं? पहला मूवमेंट अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, उसके बाद सिलियरी मूवमेंट, और फिर मस्क्यूलर मूवमेंट. सिलियरी मूवमेंट में सीलिया इन्वॉल्व होगा. अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर आपको अमीबा जैसे बिहेव करता है वैसे हमारे सेल बिहेव करते हुए देखने को मिलेंगे. और मस्क्यूलर मूवमेंट के अंदर हमारा मसल्स जो होते हैं हमारे, वो मसल्स की मूवमेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी. ठीक है, जैसे आप कभी किसी को ताकत दिखाते हो तो अपने हाथ को दिखाते हो ना, आप दिखाते हो ना अपने डोले शोले, तो वो जो डोले शोले हैं वो मूवमेंट जो होती है वो मसल्स की मूवमेंट हो रही है वहाँ पे. ठीक है, ओके. Some specialized cell in our body like macrophages and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement. देखो हमारे बॉडी के अंदर कौन से सेल्स अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं? तो ये देखो मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स. मैक्रोफेजेस क्या है और ल्यूकोसाइट्स क्या है? ये दोनों के दोनों WBCs हैं. हमारे बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें से माइक्रोफेज भी एक टाइप है वाइट ब्लड सेल का, और ल्यूकोसाइट भी उसी का टाइप है. तो ये इम्यून सिस्टम के अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे. हमारे इम्यून सिस्टम को जो बनाने के लिए जो सेल्स बनते हैं वहाँ पे WBC, वहाँ पे मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट मिलेगा आपको. तो मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स का रोल हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को चलाना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलती है. याद रखो ये मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं. ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, और ये अमीबॉइड मूवमेंट करती है. कौन सी मूवमेंट करते हैं? सेल्स अमीबॉइड, अमीबा की तरह मूवमेंट करते हैं. इट इज इफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन अमीबा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्यूडोपोडिया देखने को मिलेगा. मतलब क्या कि यहाँ पे अगर ये अमीबा ऐसे होता है, अमीबा की तरह वहाँ पे
जो ये अमीबा के ऊपर ये जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना, ये वाले प्रोजेक्शंस, ये प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं उसको? स्यूडोपोडिया। तो ये जो स्यूडोपोडिया है, ये जो ग्रोथ आपको आउटग्रोथ दिख रही है, ऐसे ऐसे होता है ना, ये इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और इसके अंदर भी क्या भरा होता है? ये अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, तो ये जो आउटग्रोथ है उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और इस स्यूडोपोडिया से वहाँ पे क्या होता है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और जैसे अमीबा में होता है वैसे ही। ठीक है, तो अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे? आपको इतना ही याद रखना है कि अमीबॉइड मूवमेंट जो है ना, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है कि अमीबा के अंदर जो बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका जो फ्लो है उसको हमने बोला था स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और हमारे बॉडी के अंदर भी अमीबा की तरह बिहेव करने वाले कुछ सेल्स जो हैं वो अमीबॉइड मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स। और मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट हमारे WBC है। अब साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको साइटोस्केलेटन के अंदर जो हमारे साइटोस्केलेटल के जो एलिमेंट्स हैं जैसे माइक्रोफिलामेंट्स, वो भी अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिली है। सबसे पहले तो हमने देखा कि हमारे ह्यूमन सेल्स जो होते हैं वो कौन कौन सी मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। उसके बाद दूसरा देखा सिलियरी मूवमेंट, और तीसरा क्या देखा हमने? मस्कुलर मूवमेंट। तो जो हमारा अमीबॉइड मूवमेंट था, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सेल्स अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं? तो एनसीईआरटी ने बोला है कि अमीबॉइड मूवमेंट करने वाले हमारे बॉडी के अंदर 3 हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा मैक्रोफेज। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी बाहर से आने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारने का काम करता है मैक्रोफेज, है ना। जो बाहर से आने वाले जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, हमारे बॉडी को इन्वेड करते हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह, उनको मारने वाले। और दूसरा जो है मैक्रोफेज, और उसके साथ कौन है हमारा दूसरा? ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट। ये दोनों के दोनों WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स। और ये दोनों कौन सी मूवमेंट दिखाते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट मतलब क्या? कि जैसे अमीबा को ऐसे बाहर से ऐसा ग्रोथ होता है ना, ये इसके अंदर क्या होता है? सब साइटोप्लाज्म। और ये जो ग्रोथ आपको दिख रही है ना बाहर, ये इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। और ये स्यूडोपोडिया जो है वो फॉर्म होता है बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा इसका शेप ऐसा बन गया है। ये यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा शेप हो रहा है इसका। ठीक है, तो इस स्यूडोपोडिया से स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद साइटोस्केलेटल एलिमेंट, जो हमने सेल स्ट्रक्चर देखा था वहाँ पे साइटोस्केलेटन हमने देखा है, तो उसको आप रिफर कर सकते हो। साइटोस्केलेटल एलिमेंट जैसे हमारे माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो भी अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट और हमारे साइटोस्केलेटल एलिमेंट जो है, जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, वो भी अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। ओके, अब देखते हैं सिलियरी मूवमेंट कौन करता है। सिलियरी मूवमेंट ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स। जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनल है ना, हमारी बॉडी अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर, हमें फूड को अंदर लेके जाना है ना, तो हम अपना हाथ अंदर डाल के तो अंदर फूड अपने पेट के अंदर नहीं डालते है ना। जो भी निवाला होता है, निवाला मुंह के अंदर जाता है और हम उसको निगलते हैं। निगलने के बाद हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहता, वो अपने आप नीचे 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 जाता है। तो ये क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ सिलियरी मूवमेंट। विच मूवमेंट? सिलियरी मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट हमारे कहाँ पे देखने को मिलती है? हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स है, ठीक है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइंड बाय सिलिएटेड इपिथेलियम। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स है वो उनकी जो लाइनिंग उनके अंदर से जो भी बना हुआ है वो क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बना हुआ है, इपिथेलियम टिश्यू। विच टाइप ऑफ टिश्यू? इपिथेलियम। और इस ऐसे इपिथेलियम टिश्यू से बना है जिसके ऊपर सीलिया है। ठीक है, तो सीलिया होने, जिसके ऊपर सीलिया है, उस इपिथेलियम का वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ पे सीलिया है वो सीलिया क्या काम करेगा? आपको तो मालूम है सीलिया क्या काम करता है? मूव करेगा। जो भी समझो मैंने फूड पार्टिकल्स, जो भी मैं निवाला खाया हूँ, वो फूड पार्टिकल्स धीरे 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 पेट के अंदर कैसे जाएंगे? मेरे गले से नीचे नीचे कैसे उतरेंगे? वहाँ पे कुछ लाइनिंग है, वहाँ पे कुछ सीलिया, जिनके पास सीलिया है उन सेल से बना हुआ कोई टिश्यू वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा टिश्यू होता है? वो सिलिएटेड इपिथेलियम। ठीक है, तो याद रखो जब हम टिश्यूज पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज, तो वहाँ पे आपको डिटेल में सिलिएटेड इपिथेलियम के बारे में पता लगेगा।
लेकिन आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि सीलिएटेड इपिथेलियम जो होता है वो ऐसा टिश्यू है जो सीलिया वाले सेल से बनता है, जिन सेल्स के पास सीलिया है। ठीक है, तो फिर हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे होगा वो, जहाँ पे हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे हमारे अगर हम देखें हमारे ट्रकिया जो है, ट्रकिया मतलब हमारी जो विंड पाइप है, विंड पाइप। ठीक है, तो ट्रकिया जो है हमारे गले बेसिकली गला। ठीक है, तो ट्रकिया जो है वो हेल्प करता है हमें वहाँ पे सीलिया की मूवमेंट से। हम जो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हम जैसे हमारे गले में कुछ गया तो हम ऐसे उसको बाहर निकालते हैं, है ना, उसको बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है वहाँ पे सीलिया से। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो जो ओवा होता है, जो फीमेल हम जिसे एग बोलते हैं, है ना, वो जो ओवा है उसका भी पैसेज, उसका भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको जाने के लिए वहाँ पे सिलियरी मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉज, टंग एक्सेट्रा रिक्वायर मस्क्यूलर मूवमेंट। अब हमें सिलियरी मूवमेंट के बारे में पता चला। ठीक है, अमीबॉइड के बारे में हमने लिखा। अमीबॉइड के बारे में यहाँ पे देखो, मैंने अभी भी यहाँ पे मिटाया नहीं है। अमीबॉइड मूवमेंट कौन कौन दिखाता है, हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेज नाम के WBC है, ल्यूकोसाइट नाम के जो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, और उसके साथ साथ हमारा जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट है माइक्रोफिलामेंट, वो भी अमीबॉइड मूवमेंट दिखाता है। उसके बाद हमने देखा सिलियरी मूवमेंट कौन दिखाता है, तो यहाँ पे देखते हैं सिलियरी मूवमेंट भी कौन दिखाता है। सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, तो सिलियरी मूवमेंट्स के अंदर यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं, जैसे मैंने अभी नाम दिया ट्रकिया जो हमारी विंड पाइप है। उसके बाद हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसमें भी ओवा का जो पैसेज होता है, ओवा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के जो मूवमेंट होती है वो भी सीलिया से होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी सीलिया होता है। ठीक है, और अगर आप बात करोगे हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, तो वहाँ पे आपको एलिमेंट्री कैनल के अंदर भी आपको सीलिया वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये सीलियरी मूवमेंट जहाँ जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ पे कौन सा टिश्यू काम कर रहा है, तो वहाँ पे सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू है। कौन सा टिश्यू वहाँ पे काम करेगा, सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। इस टिश्यू से बनी हुई लाइनिंग होगी वहाँ पे। ठीक है, ऐसा टिश्यू जो सिलिया वाले सेल से बना हुआ है, इसको सिलिएटेड इपिथेलियम बोला जाता है। ठीक है, अब ट्रकिया के अंदर भी आपको सिलिएटेड इपिथेलियम देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, सिलिएटेड इपिथेलियम की लाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिलियरी मूवमेंट कहाँ पे होती है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि हमारे जो मस्कुलर मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉज, टंग एक्सेट्रा रिक्वायर मस्क्यूलर मूवमेंट। The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movements by human beings and majority of multicellular organisms. अगर हम बहुत सारे मेजॉरिटी अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखें, जैसे हमारे आजू बाजू में दिखने वाले एनिमल्स जैसे डॉग्स, काउज वगैरह, और ह्यूमंस भी अगर देखें, तो उनके अंदर जो लोकोमोशन के लिए वो यूज़ करते हैं, वो मस्कुलर मूवमेंट से लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, कौन सी मोशन यूज़ होती है ज़्यादा लोकोमोशन के लिए, मस्कुलर। तो ये जो मस्कुलर मूवमेंट है हमारी, वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमारे मसल्स की एक प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्ट होने की। हमारे मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने का जो मसल का प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल, इसको इफेक्टिवली यूज करते हैं हम लोग फॉर लोकोमोशन। तो आपको ये समझना होगा विच प्रॉपर्टी इज इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन, विच प्रॉपर्टी ऑफ मसल इज इफेक्टिवली यूज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो वहां पे आपको याद रखना है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो है मसल की, वो इफेक्टिवली यूज की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन रिक्वायर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेटर एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। सिर्फ मस्कुलर एक्टिविटी नहीं, मसल्स के साथ साथ हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है और हमारी जो नर्वस सिस्टम है ना, हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड सारे न्यूरॉन्स वगैरह वो सारी चीज़ें, तो न्यूरल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और हमारी मस्कुलर सिस्टम, ये तीनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन अगर होगा तब भी हम लोकोमोशन कर सकते हैं। तो लोकोमोशन के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, तो यहाँ पे लोकोमोशन के लिए क्या ज़रूरी है ये भी आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है। क्या है लोकोमोशन? लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम।
In this chapter, you will learn about the types of muscles, their structures, mechanisms of their contraction, and important aspects of the skeletal system. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या देखना है? मसल्स, मसल के बारे में देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे मसल्स क्या है? यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8, अभी चैप्टर 8 हमने देखा नहीं है, लेकिन सिलिया और फ्लैजेला आर द आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. हाँ, ये शायद हमने देखा है चैप्टर में, है ना? जो हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने सिलिया और फ्लैजेला के बारे में बोला था कि दे आर आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना? किसी भी सेल के मेम्ब्रेन के बाहर होता है ना फ्लैजेला या फिर सिलिया, तो आउटग्रोथ्स होते हैं. फ्लैजेलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना. देखो, अभी फ्लैजेला के भी सारे यहाँ पे यूजेस आ गए. फ्लैजेला का यूज़ कहाँ पे होता था? फ्लैजेला का यूज़ कहाँ पे? फ्लैजेला, जैसे सिलिया के मूवमेंट्स का हमने देखे, जैसे फ्लैजेला का भी मूवमेंट हमें देखना है. फ्लैजेला का मूवमेंट लोकोमोशन में होता है ना? जैसे स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोज हुआ, ठीक है? तो हमारे ह्यूमन स्पर्म के बारे में अपने डायग्राम में देखा होगा, है कि नहीं? हमारा ह्यूमन जो स्पर्म होता है, इसको पीछे से ऐसा क्या होता है? फ्लैजेला होता है, ठीक है? यह है उसका फ्लैजेला. तो ये फ्लैजेला जो है, उसकी टेल जिसे हम फ्लैजेला बोलते हैं, उसका मूवमेंट जो है वो यूज़ करता है किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ स्विमिंग, है ना? स्पर्म्स स्विम करते हुए अंदर जाते हैं ना, तो स्विमिंग, स्पर्मेटोजोआ जो है वो स्विमिंग के लिए फ्लैजेला का यूज़ करता है. उसके साथ साथ अगर हम स्पॉन्ज की बात करें, स्पॉन्जेस जो है वो भी क्या करते हैं? वाटर करंट को मेंटेन करते हैं इन द कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, तो वहाँ पे भी हमें फ्लैजेला यूज़ होता है. और जो प्रोटोजोन है, जैसे यूग्लिना की तरह जो प्रोटोजोन्स हमने देखा है, ठीक है? तो प्रोटोजोन्स जैसे यूग्लिना जो है वो भी क्या करता है? लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला का यूज़ करता है, ठीक है? मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, ठीक है? मसल जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है. मसल इज नथिंग बट टिश्यू, बहुत सारे सेल एक साथ आके बनता है मसल. तो मसल जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो मेसोडर्मल ओरिजिन से बना हुआ है. 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मसल्स. हमारे बॉडी का 40 to 50% जो होता है वो वेट जो है हमारा बॉडी वेट, ठीक है? हमारा 40 to 50% बॉडी वेट जो है वो क्या है? मसल्स से है. दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्टैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. हमारे मसल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज है. वो एक्साइट हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक्सटेंस हो सकते हैं और इलास्टिक तो होते ही है, आपको मालूम है. मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन एंड देयर एक्टिविटीज. अगर हम देखें तो मसल्स जो है वो हम क्लासीफाई कर सकते हैं. मसल का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अपीयरेंस, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज. तो उनके लोकेशन के बेसिस से उनके क्या क्या हो सकते हैं क्लासिफिकेशन. तो हम यहां पे अभी क्लासिफाई करेंगे मसल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. वी आर हियर गोइंग टू क्लासिफाई मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. तो उनके लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. तो लोकेशन का सहारा लेके मैं उसको बेसिस पे उसके 3 क्या कर सकता हूं? क्लासिफिकेशन कर सकता हूं. पहला क्लासिफिकेशन है उसका स्केलेटल, दूसरा है विसेरल और तीसरा जो है वो है कार्डियक, ठीक है? तो स्केलेटल और कार्डियक के बारे में तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन ये विसेरल क्या है, ठीक है? ये पहली बार सुना होगा आपने, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ईजी है, ठीक है? सबसे पहले स्केलेटल जो है वो कौन सा टाइप है वो देखते हैं. जो हमारे स्केलेटन के साथ होते हैं मसल्स, उसे हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है? तो स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है? हमारी बॉडी के जो भी स्केलेटल कंपोनेंट्स है, जैसे हमारे बोन वगैरह, स्केलेटन हमारा जो है बेसिकली बोन से बना हुआ, जॉइंट से बना हुआ, तो उसके ऊपर जो भी उसके साथ जो भी एसोसिएटेड मसल्स होते हैं उन्हें स्केलेटल मसल्स बोला जाता है. दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, उनके ऊपर रफ अपीयरेंस होता है
अगर हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसको उसके ऊपर हमें कोई स्मूथनेस नहीं दिखता, ऐसा स्ट्रिप्ड अपीयरेंस दिखता है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। अगर हम मसल्स हमारे बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें उसके ऊपर स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं, और इस स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं इसलिए उसको हम स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स। वाई वी कॉल्ड skeletal muscles as a striated muscles? Because they have stripped appearance under the microscope. माइक्रोस्कोप में अगर मैं स्केलेटल मसल्स को देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, तो मुझे वहां पे उसके ऊपर क्या देखने को मिलते हैं? स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रिप्स। तो स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होने की वजह से उन्हें हम स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। अगर उनके ऊपर स्ट्राइप्स नहीं दिखेंगे तो हम क्या बोलते हैं? उसको स्मूथ बोलते हैं, स्मूथ मसल्स। तो आपको दो टाइप के मसल्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रिएटेड जो कि स्ट्राइप वाले होंगे, और जिनके ऊपर स्ट्राइप नहीं होंगे उन्हें हम स्मूथ मसल्स बोलेंगे। फिलहाल तो हम क्या देख रहे हैं? स्केलेटल मसल्स देख रहे हैं, तो उसके ऊपर तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? स्ट्राइप्स देखने को मिल रही है, और इसीलिए उसको हम स्ट्रिएटेड मसल्स बोलेंगे। ओके, तो यहां पे स्केलेटल मसल्स को हम क्या बोल सकते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रिएटेड मसल्स। तो ये दोनों एक ही चीज है, ये याद रखो, स्केलेटल मसल्स और स्ट्रिएटेड मसल्स। As their activities are under the voluntary control of the nervous system, they are also known as voluntary muscles. अब देखो, अगर मुझे किसी को मेरा डोला दिखाना है, ठीक है, तो मैं ऐसे हाथ को फुलाता हूँ, है ना, ये 2.5 किलो का हाथ, ये वैसे हम बोलते हैं। तो अगर मुझे मेरे बाइसेप्स दिखाने हैं, मुझे ट्राइसेप्स दिखाने हैं, तो मेरे मन में आएगा तो मैं कभी भी दिखा सकता हूँ। दैट मीन्स वो जो मसल्स हैं उनको मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है या कुछ भी करना है, दिखाना है, तो वो मेरे मन में है, वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर है। तो इन जो चीज़ें मैं अपने मन से कभी भी कर सकता हूँ वो एक्शंस को वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं, ये पहले हमने देखा है। तो अगर कोई भी मसल अपने मन से मतलब मैं कब चाहूँ तब बाइसेप्स को फुला के दिखा सकता हूँ, जब चाहूँ ट्राइसेप्स को दिखा सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे मसल्स मेरे वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर है, मेरे मन के कंट्रोल, मतलब मैं जब चाहूँ तब दिखा सकता हूँ। तो ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंदर है, इसलिए इसको वॉलंटरी मसल्स भी बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या समझा? स्केलेटल मसल्स के हमें यहाँ पे 3 नाम समझे, ठीक है। पहला नाम क्या है? स्केलेटल मसल का पहला स्केलेटल मसल, उसके बाद उसके ऊपर हमें स्ट्रिप्ड देखने को मिलते हैं माइक्रोस्कोप में, इसलिए उसको स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। और जो भी मसल्स हैं वो मेरे वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होने की वजह से उसको वॉलंटरी मसल भी बोला जाता है। अब ये प्राइमरी किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? लोकोमोटरी एक्शन में और बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए। तो स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल क्या है? वो लोकोमोटरी एक्शन पे, लोकोमोटरी एक्शन, और दूसरा क्या है? चेंजेस इन बॉडी पोस्चर्स, ठीक है। बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए, और यहां से वहां अगर मुझे जाना है तो मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह पे उठ के जा सकता हूं, बैठ सकता हूं, भाग सकता हूं, स्विम कर सकता हूं, सारी चीजें में मेरी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। तो मैं अपने मन से कर रहा हूं, तो वहां पे जो भी मसल्स होंगी वो वॉलंटरी मसल्स वहां पे काम कर रही है, और वो मेरी स्केलेटल मसल्स हैं। कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स को स्केलेटल मसल्स बोलते हैं क्योंकि वो स्केलेटल कंपोनेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। उसको स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं क्योंकि उनके ऊपर अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो स्ट्राइप्स देखने को मिलते हैं। और जितने भी मसल्स जो हम स्केलेटल मसल्स मानते हैं वो मेरे खुद के कंट्रोल के अंदर है, मतलब जब मैं चाहूं तब मैं बाइसेप्स दिखा सकता हूं, जब चाहूं भाग सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए वो वॉलंटरी मसल्स हैं। वो 3 नाम याद रखो, उनके फंक्शंस, लोकोमोटरी एक्शन और बॉडी पोस्चर को चेंज करना। उसके बाद आते हैं हमारे विसरल मसल्स। विसरल मसल्स कहाँ पे काम करते हैं? ठीक है, विसरल मसल्स कहाँ पे काम करते हैं? अब विसरल मसल्स मतलब सबसे पहले तो ये विसरल मतलब क्या, ये कौन सा, विसरा मतलब क्या, विसरल ऑर्गन्स मतलब कौन से ऑर्गन्स? विसरल ऑर्गन्स पहले समझने होंगे, बाद में विसरल मसल्स देखेंगे। विसरल ऑर्गन्स मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनल है, अगर मैं देखता हूँ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, तो वो सारे बॉडी के अंदर जो हॉलो अंदर से खाली है ना, हमारा अगर हम देखें एलिमेंट्री कैनल तो अंदर से हॉलो होता है ना, हॉलो मतलब समझते हैं ना आप, हॉलो मतलब अंदर से पूरा खाली, ठीक है। या फिर कोई भरा हुआ है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो अंदर से क्या होता है? हॉलो होता है ना। अंदर से कुछ भरा हुआ है क्या उसके अंदर? कुछ नहीं, हमें हर दिन भरना पड़ता है ना उसके अंदर, कुछ खाना वगैरह पड़ता है। तो एलिमेंट्री कैनल अंदर से हॉलो है, जैसे फुटबॉल अंदर से खाली होता है वैसा, है ना। कलिंगड़ की तरह अंदर से भरा हुआ तो नहीं है ना हमारा एलिमेंट्री कैनल,
नहीं है, अंदर से खाली है, तो हॉलो विसरल ऑर्गन्स है हमारे, ठीक है, जैसे एलिमेंट्री कैनल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वगैरह। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशन। उनके अगर मैं मसल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा तो मुझे उसके ऊपर स्ट्रिएशंस नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो अगर वो स्ट्रिएशन नहीं दिखा रहा है तो उसको मैं स्मूथ बोलूंगा। तो दोनों का डिफरेंस लिखना होगा आपको, विसरल मसल्स और स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के ऊपर मुझे क्या देखने को मिलता था, देखो फिर से करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो स्केलेटल मसल्स जो थे उसके ऊपर क्या मिला था, दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। विसरल मसल जो है उनके ऊपर अगर देखें तो दे डू नॉट हैव एनी स्ट्रिएशन, और इसीलिए इनकी जिनके ऊपर स्ट्रिप्ड अपीयरेंस दिख रहा था उनको मैं स्ट्रिएटेड मसल्स बोला था, और इसको मैं क्या बोलूंगा, स्मूथ अपीयरेंस है, स्मूथ इन अपीयरेंस, इसलिए उसको मैं स्मूथ मसल या फिर नॉन स्ट्रिएटेड मसल बोल सकता हूं। दोनों का कंपैरिजन यहां पे हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी जो एक्टिविटी हमने देखा था, स्केलेटल मसल की जो एक्टिविटी थी, ऊपर देखो अब, देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में था, इसलिए उसको हम क्या बोलते थे, वॉलेंट्री मसल्स बोलते थे। लेकिन अगर बात करें हम विसरल मसल्स की, देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, और इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, देयर फॉर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। अब उसके बाद इनके फंक्शन देखें, इसका फंक्शन क्या था, दे प्राइमरी इन्वॉल्व होते थे लोकोमोटरी एक्शन में, मतलब मुझे यहाँ से भागना है, रनिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, चलना है, दौड़ना है, कुछ भी करना है, या फिर मुझे अपने बॉडी का पोस्चर चेंज करना है, तो इसके लिए मैं स्केलेटल मसल्स को यूज़ करता था। लेकिन अगर मैं विसरल मसल्स की बात करूं तो विसरल मसल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, दे असिस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैमेट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। जैसे हमने देखा कि विसरल मसल्स के अंदर हमने क्या देखा कि हमारे एलिमेंट्री कैनल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो अंदर से खाली होते हैं वहाँ पे ये विसरल मसल्स देखने को मिलते हैं। और विसरल मसल्स जहाँ पे हैं उनके रोल क्या है, एलिमेंट्री कैनल मतलब क्या है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वहाँ पे क्या करें, कौन दौड़ेगा वहाँ पे, गैमेट्स, ठीक है, जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। तो यहाँ पे ये विसरल मसल्स काम करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या फिर जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर भी गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गैमेट का ट्रांसपोर्ट करने के लिए और फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में विसरल मसल्स काम करते हैं। तो दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे हमने कर लिया। अब तीसरे मसल्स हैं हमारे, जैसे नाम से आपको पता होना चाहिए, एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। कार्डियक मसल जो होते हैं वो किसके मसल्स हैं, मसल्स ऑफ हार्ट। हार्ट हमारे जो मसल से बना हुआ है उसे कार्डियक मसल्स बोलते हैं, है ना। मेनी कार्डियक मसल्स असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल बनते कैसे हैं, कार्डियक मसल बनते कैसे हैं, बहुत सारे मसल सेल्स आते हैं, बहुत सारे कार्डियक मसल सेल्स एक साथ आते हैं और वो ब्रांचिंग पैटर्न बनाते हैं, और उस ब्रांचिंग पैटर्न से क्या बनता है, कार्डियक मसल बनता है। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्रिएटेड। अब ये जो है वो भी स्ट्रिएटेड है, उनको अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो उसके ऊपर भी मुझे स्ट्रिएशन देखेंगे, जैसे स्केलेटन में देखा था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मुझे समझाना है कि जो स्केलेटल मसल्स थे उनके ऊपर भी मुझे रफ दिख रहा था, कोई रफ चीज़ दिख रही थी। उसके बाद मैंने जो विसरल देखा उसमें स्मूथ थी, माइक्रोस्कोप के अंदर वो स्मूथ दिख रही थी, उसके ऊपर कोई स्ट्रिएशंस नहीं थे। लेकिन कार्डियक मसल जो है उनके ऊपर भी स्ट्रिएशंस होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिएशंस किसके किसके ऊपर दिखे मुझे, स्ट्रिएशंस किसके किसके ऊपर दिखे, कार्डियक मसल के ऊपर दिखे, कार्डियक मसल के ऊपर दिखे, और स्केलेटल मसल के ऊपर मुझे स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं, इसके लिए उसको हम स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। और हमारे जो विसरल ऑर्गन्स थे जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनल वगैरह वगैरह, वहाँ पे मुझे जो मसल्स दिखते थे वो स्मूथ थे, वहाँ पे स्ट्रिएशन हमें देखने को नहीं मिला। ये आपको अच्छे से समझना है। ओके, अब बात करते हैं कि ये हार्ट जो है वहाँ पे हम अपने मन से हार्ट पंप करते हैं, हमारे वॉलंटरी एक्शन के कंट्रोल में है या नहीं है। तो आप सबको मालूम है हम अपने मर्जी से हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं, हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं, वो वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है। क्या है, दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर, दे आर इनवॉलंटरी। क्यों, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली, हमारी नर्वस सिस्टम उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती। अगर मेरे मन में आया तो मैंने पंप किया, मेरे मन में आया तो मैंने हार्ट को बोला कि भाई जरा रुक जा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है। ये इनवॉलंटरी है बिकॉज मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, हमारे कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन या फिर जो भी उसकी मूवमेंट है वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है।
लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मसल्स को पूरा हमें देखना है। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, उस लेक्चर के अंदर हम मसल्स को देखेंगे। मतलब अगर कोई मसल है, समझो, ठीक है, समझो ये मसल है, ठीक है ना, मसल। तो इस मसल को मैं क्या करूंगा, देखो ये मसल है समझो, ठीक है, ऐसा पूरा भरा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस मसल को ऐसे यहाँ से कट करूंगा, ठीक है। और कट करने के बाद मुझे यहाँ से ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये वाली चीज़ें मुझे देखने को मिलेगी अंदर कट करने के बाद। तो क्रॉस सेक्शन करने के बाद मसल के अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मसल किस चीज़ों से बनती है, मसल फाइबर क्या होता है, उसके बाद मसल बंडल क्या होता है ना, सार्कोलेमा क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज वहाँ पे कैसे उसको अटैच होती है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, लेकिन हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।